नमस्ते बच्चों, आज हम करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप इसे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी बोल सकते हो। अब हमें ये करना क्यों है, जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हैं कि हम पहले थोड़ी सी बेसिक की बात करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो पास्ट में हम क्या करके आए हैं, हमने चार्ज के बारे में बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, हमने कूलम्ब लॉ देख लिया था, हमने कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म देख ली थी। तो कूलम्ब लॉ से हमने किया क्या था कि हमारे पास अगर कोई दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते थे। और कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हम उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स था, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स था उसके डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते थे। बट अब हमेशा हमारे पास ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ दो ही चार्जेस होंगे। मान लो अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में आप फोर्स इजीली बता दोगे अगर मैं डिस्टेंस आपको दे दूं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड दे दूं। फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। और अगर हमें इस फोर्स के डायरेक्शन चाहिए तो वो हम कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट करना इजीली पॉसिबल है हमारे लिए, पास्ट में जो काम हम करके आए हैं उससे। बट अगर मान लो मेरे पास कोई और चार्ज होता है, Q3 Q4 होता है, यहाँ पर Q5 कोई चार्ज होता है, और मान लो इन सभी चार्जेस के कारण हम इस चार्ज पर फोर्स देख रहे हैं, तो वो कैसे देखेंगे? इन सभी चार्जेस के कारण इस एक अकेले Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, अगर वो हमें चाहिए तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम कैलकुलेट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। इसीलिए तो हम इसे बोलते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। बट आपको ना दो बातों का ध्यान रखना है बस यहाँ पर, कि मान लो ये Q1 और Q2 इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, मान लो वो फोर्स 10 न्यूटन का है, ठीक है। तो Q3 भी अब Q1 पर कोई फोर्स लगाएगा, Q4 भी Q1 पर कोई फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों के इस चार्ज पर फोर्स लगाने के कारण ये जो फोर्स पहले से था ये अनअफेक्टेड रहेगा। मतलब ये ना कम होगा ना ये ज्यादा होगा, यानी कि ये 10 न्यूटन जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली ये कहता क्या है कि आप क्या करो, जैसे मान लो एक बार मैं इसे साफ कर दूं और आपको एक अच्छे से डायग्राम से समझाता हूँ। तो हमारे पास डस्टर के नाम पर हमारे पास डस्टर मिल गया। मान लो मेरे पास चार्ज है Q1, ठीक है, और इस पर Q2 Q3 Q4, मान लो यहाँ कहीं Q5, यहाँ कहीं Q6, इतने सारे चार्जेस है। इनके कारण हमें क्या देखना है? फोर्स देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? आप पहले इन दोनों के बीच में फोर्स देख लो, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स देख लो, मतलब इंडिविजुअली दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लो। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स देख लेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स देख लेंगे और इन दोनों के बीच में फोर्स देख लेंगे, फिर हम उनका क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। तो इसी को हम बस बोल रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि एक चार्ज पर काफी सारे चार्जेस के कारण हम फोर्स देख रहे हैं, और वो हम कैसे देखेंगे? इस चार्ज पर पहले चार्ज के कारण जो फोर्स लगा उसे, फिर दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लगा उसे, फिर तीसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसे ऐड कर देंगे। यानी कि हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ वेक्टर एडिशन करनी है चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसकी। तो हम इसे फिर एडिशन लॉ क्यों नहीं बोलते, या एडिशन प्रिंसिपल क्यों नहीं बोलते? इतना खतरनाक नाम हम क्यों लेते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो इसके पीछे यही कारण था कि दो चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा बाकी चार्जेस के कारण, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यही कारण था। तो अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये एक स्टेटमेंट वाइज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये नोट कर सकते हो। अब हम ढंग का डायग्राम बनाते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। सो मान लो हमारे पास चार्ज है Q1, ठीक है। अभी आपका मेन डायग्राम होगा इसके लिए, और ये मान लो आपके पास चार्ज है Q2, ठीक है। ये चार्ज है Q3 और यहाँ कहीं मान लो आपके पास चार्ज है Q1। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज पर इन बाकी चार्जेस के कारण फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहले, तो हमने मान लिया कि Q1 Q2 Q3 अप टू Qn हमारे पास चार्जेस हैं कुछ। तो मान लो ये सारे ही पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख दोगे? इसे लिख दोगे R12 वेक्टर, और इसे फोर्स को क्या बोल दोगे आप? फोर्स 12, ठीक है। इसी तरह आप अगर ये देखोगे, ठीक है,
मान लो ये चार्ज है आपके पास, ऐसे बना देते हैं हम, ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बाकी भी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप ये देखोगे ऐसे कि तो इस लेंथ को या इस डिस्टेंस को आप क्या बोल दोगे, r31 वेक्टर, और ये जो फोर्स होगा इसे आप क्या लिख दोगे, F13। इसी तरह से Qn के कारण जो चार्ज, जैसे मल्टीपल चार्जेस होंगे उनके कारण मल्टीपल फोर्सेस बनेंगे, हम बना सकते हैं डायग्राम में, बट आप समझ गए होंगे कि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स या बड़ा सा हो जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा नोट करने में। तो Qn के कारण फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा, अच्छा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, n1 वेक्टर। वेक्टर में आपको पता ही है कि ये यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये मैंने गलत लिख दिया था, r21 वेक्टर लिखेंगे, और इसे r31 वेक्टर लिखेंगे, इसे rn1 वेक्टर लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। इसके कारण फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, Fn1 वेक्टर, नहीं F1 पर n के कारण, तो F1n वेक्टर। तो आपको इतना समझ आ गया, ठीक है। अब ये जो फोर्स होगा हमारा 1 2, ठीक है, अब अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, F12 क्या है हमारा, F12 क्या होगा, K लिख सकते हो आप सीधा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। K क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r21 स्क्वायर इंटू, अगर ये वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो कैप, r21 कैप डायरेक्शन के लिए। इसी तरह हम लिख सकते हैं F13, ये आएगा K Q1 Q3 अपॉन r31 स्क्वायर इंटू r31 कैप। इसी तरह सो ऑन, नेक्स्ट वैल्यू जैसे 14 निकाल लेंगे, 15 निकाल लेंगे, ऐसे ही Fn1 1n कैसे निकलेगा, K Q1 अपॉन rn1 स्क्वायर इंटू rn1 कैप। तो होप आपको इतना समझ आया। मैं काफ़ी काम करता हूँ, काफ़ी तो नहीं करता पर काफ़ी करता हूँ, तो मैं थोड़ा थक चुका हूँ, उसके कारण फंबल, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, इवेंचुअली हम सही कर देंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो हमने फोर्सेस की वैल्यूज़ निकाल ली। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है कि हम बस इन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मान लो हम इन्हें ऐड करेंगे, तो ये Q1 पर फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन Q1 आप मान सकते हो क्या होगा, F1 होगा। और F1 हम कैसे निकालेंगे, एक फोर्स था हमारे पास 1 2, F12 प्लस कर देंगे, कौन सा फोर्स था, सेकंड, F13, ठीक है। इसके बाद अगर कोई फोर्थ चार्ज होता तो 1 4, फिफ्थ चार्ज होता तो 1 5, तो ऐसे सो ऑन हम ऐड करते जाएंगे और लास्ट में 1n। तो इतना समझ आया कि हम इनका वेक्टर सम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ थी हमारे पास, जो आपके पास पीछे थी, उनसे आप वैसे लिख लो या अपने आप बना लो, आप समझदार हो आप सब। F1 इज इक्वल टू K Q1 1 2 था तो Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 क्या प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर। आपको पता है कि इससे ऑपोजिट लिखा जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटू R31 कैप प्लस सोन प्लस लास्ट क्या था कि Q1 1n यानी कि Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। होप आपको इतना समझ आया। अब आप देखिए इन सभी फोर्सेस में K है, ठीक है, और Q1 है। अगर मान लो यहाँ पर कोई और वैल्यू होती तो K Q1 Q4 होता, यानी कि इस सब में से, इस सारी कैलकुलेशन में से हम K Q1 कॉमन रख सकते हैं बाहर। तो इसे कैसा लिखा जा सकता है, K Q1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस ये रहा K Q1 बाहर जाएगा तो Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर इंटू Rn1 कैप, ठीक है।
अब ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऐसे निकाल लेंगे और आप इसे एक कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो के Q1 ऐसे ही रहेगा, आपको पता है ये है सिग्मा, ठीक है। जब ऐसे एडिशन हो तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आई हम वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे, आई हमारा 1 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, ठीक है। आई हमारा 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो Q I अपॉन R, देखो 2 3 n चेंज होगा, ये 1 चेंज नहीं होगा, और I इंटू 1 स्क्वायर इंटू R I इंटू 1 कैप। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मान लो अगर आप ये लिखोगे तो ये कैसा लिखे, सबसे पहली वैल्यू 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, 2 यहाँ, ये बन गए आपके पास, फिर प्लस, फिर 2 के बाद 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे सो ऑन आप इसे एक प्रॉपर फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।